देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। पूंजी तो मुझे पता ही नहीं है। अभी तक क्या था कि बस जैसे एक दे देता था कि 1/3 भाग, इस बार क्या 1/3 भी लिखा है और एक जगह 1/4 भी लिखा है और मुझे पूंजी पता ही नहीं है। तो ये बताओ मैं पूंजी x मान लूँ, आप कहोगे मान लो, आपकी इच्छा है। मैं कहूँगा y मान लूँ, आप कहोगे मान लो। भाई क्वेश्चन निकालते थे 10वीं 11वीं में x y z मान लेते थे, नहीं पता तो। इसी तरह अगर मुझे पूंजी नहीं पता तो मैंने क्या करा, एक संख्या मान ली। क्या संख्या मानी मैंने? 3 और 4, 3 चौक 12। मैंने एक संख्या मानी, क्या मान ली? 12 की उसकी टोटल पूंजी 12 रुपये है। कितने रुपये? 12 रुपये। अगर उसकी टोटल पूंजी 12 रुपये रही होती तो उसने सबसे पहले क्या करा, इस टोटल का, एक सेकंड रुकिए, इस टोटल 12 रुपये का 1/3 हिस्सा, तो 12 रुपये का 1/3 हिस्सा, 3 चौक 12, तो 4 रुपये निवेश करे 7% पर। तो यहाँ से उसको जो मिलेगा फ़ायदा वो मिलेगा 28 रुपये का। फिर उसी पूंजी का 12 रुपये का 1/4 हिस्सा, 4 तिये 12, 3 रुपये करे निवेश 8% पर। यहाँ से उसे लाभ मिलेगा 8 तिये 24 रुपये का। कह रहा है जब 3 और 4 7 रुपये निवेश कर दिए तो 12 रुपये में से 7 रुपये निवेश हो गए। अब बचे कितने रुपये? 5 रुपये। 12 में से 7 निवेश, 5 रुपये बचे। कह रहे इन 5 रुपयों को उसने निवेश कर दिया 10% लाभ पर, 10% पर। अगर यहाँ पे 10% पर निवेश करा तो यहाँ से उसकी जेब में 50 रुपये और आ गए। तो मैंने देखा टोटल 4 3 7 5 12 वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास टोटल कितने रुपए आए? इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 102 रुपये। तो मुझे पता लगा उसके पास टोटल 102 रुपये आते हैं। अगर मैं ये निकालना चाहूँ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है सभी वस्तुओं पे 12 पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखोगे जिसको 12 से गुणा करने पर कितना आ जाए? 102। यहाँ इक्वल टू 102 है ना, तो मैं इसके साथ अगर 12 के साथ 102/12 की गुणा कर दूँ, 12 से 12 कट जाएगा, 102 बचेगा। तो मुझे पता लगा उसे ओवरऑल 102/12% का लाभ होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसे 102/12% का लाभ नहीं हो रहा। रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है? उसको 561 रुपये का लाभ होता है। वार्षिक आय का मतलब क्या? उसकी 561 रुपये की आय बन जाती है इस तरह से लेके पैसा प्रतिशत पे। तो उसे ओवरऑल 561 रुपये का, एक बार क्वेश्चन उधर कर दीजिए थोड़ा सा, तो उसे ओवरऑल 561 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत में देखा जाए तो 102/12% का लाभ, और उसी को अगर रुपए में देखा जाए तो 561 रुपये का लाभ। तो कह रहा है उसकी कुल पूंजी ज्ञात करें, और हमें पता है उसकी टोटल पूंजी क्या है? 100%। 102/12% 561 के बराबर है। मैंने काटा 2 से 6 पर, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 से ये कितने पे जाएगा? 51 से जाएगा ये हमारा 11 पर, और ये 6 उधर चलेगा, 1% आ गया किसके बराबर? 66 के। और मैंने अभी भी बताया था 100% के लिए जब अगर 1% पता है तो 100% के लिए यहाँ 2 जीरो और। तो मैंने देखा कि 100% की जो टोटल उसकी पूंजी रही होगी कितने रुपये की रही होगी? 6600। और यह मेरा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को इसमें डाउट? ये क्वेश्चन आप इसको ना बिल्कुल लिख लेना आराम से अलग से, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का डाउट रहता है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन पर आता है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा। 130 प्रश्नों की एक परीक्षा है, उसमें से 2 भाग में पेपर हो रहा है, 65 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन, 2 भागों में पेपर चल रहा है, और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है। तो मैं कह सकता हूँ 130 नंबर की परीक्षा है। एक पेपर 65 नंबर का, एक पेपर 65 नंबर का है। तो क्वेश्चन को जब मैंने आगे पढ़ा तो कह रहा है कि जस्सी ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। अब एक बार बताओ, मुझे अभी तक ये पता लगा है कि जो एक्चुअल वैल्यू के जो प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है ना, तो एक्चुअल वैल्यू पे जो परसेंटेज का आंसर आता है वही हमारा रेशो पर भी आता है। तो मैंने इसे रेशो में बदल दिया, 65 से 65 1:1 में काटा। 65 और 65 130 है, तो 1:1 को 130 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 65 130। तो इसी तरह 1 और 1 2 हो गया। तो कह रहा है कि जो अगर मैं कहूँ इस पहले पेपर में उसके 65%,
इस पहले पेपर में उसके 40% अंक आए हैं, तो उसके कितने अंक आ गए? 40। इस दूसरे वाले में हमें नहीं पता कितने प्रतिशत आए हैं, पर हमें ये पता है कि ओवरऑल दोनों पेपरों में मिलाकर उसके कितने प्रतिशत अंक आए? 60%। तो टोटल उसके कितने आए होंगे? 120। अगर पहले पेपर में 40 नंबर आ गए तो दूसरे पेपर में कितने आए होंगे? 80 आए होंगे, तभी तो टोटल दोनों मिलके 120 हुए हैं। तो अब ये बताइए इस एक के साथ ऐसी क्या संख्या यहाँ पे गुणा करो कि 80% आ जाए? आप 80 आ जाए, आप कहोगे 80 कर दो, तो इस s की जगह क्या रखना पड़ेगा? 80। तो ये हो गया हमारा 80% की उसे शेष जो दूसरे वाला पेपर था, दूसरा भाग था, उसके अंदर 80% अंक प्राप्त उसने किए होंगे। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताएं, सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? 20वां। तो 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, वो अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है। 75% को हम क्या ले सकते हैं? आप कहोगे 75% को हम 3/4 ले सकते हैं। कैसे भाई? सोल्व कर लो। 75% हटेगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 दिए 75, 25 चौके 100, इसीलिए हमारा क्या आ गया? 3/4। अब आगे आते हैं। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? अगर मैं ये बोलूं कि उसकी टोटल इनकम 4 रुपये रही होगी, तो इस टोटल का, इनकम की स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, INCOME होते हैं, उस छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर उसकी 4 रुपये इनकम रही होगी तो उसमें से उसने इतना प्रतिशत खर्च कर दिया, मतलब 3 रुपये खर्च कर दिए, तो मैं कह सकता हूँ कि उसने 3 रुपये खर्च कर दिए। ये उसकी आय हो गई और ये उसका खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर। उसने 3 रुपये खर्च कर दिए। अब ये बताओ, 4 रुपये कमाए, 3 खर्च कर दिए, बचत कितने की हो गई? 1 की। अब आगे क्या कह रहा है? उसकी अगर आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। आय में कितने प्रतिशत की? 20%, और खर्च में कितने प्रतिशत की? 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो मैंने देखा कि अगर आय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए? 80 रुपये। अब जो 80 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिले हैं, उसके अंदर उसने क्या करा? खर्च भी 10% बढ़ा दिया, तो एक्स्ट्रा 30 रुपये खर्च कर दिए। तो 80 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले थे उसमें से 30 रुपये तो खर्च कर दिए, तो बचत कितने की हो गई? 50 की। तो पूछ रहा बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? तो बचत में कितना, मतलब यहाँ पे कितना गुणा करे इसके साथ ही 50 आ जाए, तो बचत में कहीं ना कहीं 50% की वृद्धि हुई होगी। और यह इसका क्या आ गया? आंसर। ये इसका क्या है? बचत, ठीक है। तो बचत में कहीं ना कहीं उसे 50% की वृद्धि हुई होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, देन नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। आयकर मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स। कह रहा है अगर इनकम टैक्स के अंदर 19% की वृद्धि कर दी जाती है, उस वजह से नेट इनकम में 1% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब मैंने यहाँ बराबर का साइन क्यों लगाया? आप सोच रहे हो बराबर किस तरह से, कहाँ से बराबर आ गया? तो बराबर यहाँ से आया। वो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मुझसे इनकम टैक्स 19% ज़्यादा ले लिया जाएगा, तो कुछ रुपए में देखा जाए तो जैसे मेरे से 19% मेरा 100 रुपये बनता है, तो मुझसे 100 रुपये ज़्यादा ले लिए गए, तो मुझे जो इनकम है वो कितने रुपये मिलेगी? 100 रुपये कम। तो पर ये 100 रुपये मेरी जो टोटल इनकम का कुछ प्रतिशत होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब इनकम टैक्स 19% ज़्यादा लिया जाता है, तो जो टोटल इनकम जो मेरे पास जेब में आ रही थी उसमें 1% की क्या आ जाती है? कमी। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का 19% और मेरी इनकम का 1% आपस में बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या करा? प्रतिशत से प्रतिशत हटा दिया। इनकम टैक्स बटे में नेट इनकम इधर आ जाएगा। नेट इनकम इक्वल्स टू कितना होगा? 1/19। तो मैंने यहाँ से ये देखा कि अगर मेरी जेब में, अगर मैं 1 रुपये का टैक्स पे करता हूँ तो मेरी जेब में कितने रुपये आते हैं? मेरी जेब में 19 रुपये आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मेरी जेब में 19 रुपये आते हैं। ये 19 रुपये कब आते हैं? जब मैं बीच में 1 रुपये का टैक्स पे कर देता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये दिख रहा है आपको इनकम टैक्स, ठीक है? यहाँ पे ये क्या है? इनकम टैक्स। मेरी जेब में 19 रुपये आए कब? जब मैंने बीच में 1 रुपये का टैक्स दे दिया।
तो कहीं ना कहीं पीछे से जो मेरी इनकम एक्चुअल में रही होगी कितने पर रही होगी, 20 रुपये। मैं क्या करता हूँ, इस 20 रुपये पर 1 रुपये टैक्स दे देता हूँ और मेरी जेब में नेट इनकम 19 रुपये आके मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं 20 रुपये के ऊपर, मैं इस 20 रुपये पर 1 रुपये का क्या दे रहा हूँ, टैक्स। तो मैं 20 रुपये पर 1 रुपये का टैक्स दे रहा हूँ और 1/20 प्रतिशत में कितना होता है, 5%, या फिर गुणा कर लो इसके साथ 100 की कि प्रतिशत में कितना है टैक्स। तो 20 से जब 100 घाटा 5 पे गया तो मैंने देखा 5% में टैक्स देता हूँ और यह मेरा क्या आ गया, आंसर। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट जल्दी से बताएं। लव यू भाई, लव यू सभी को, लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना चाहता था, पर अगले ने इसे कर किससे दिया, 3/5 से। तो उसके उस कारण से कुछ ना जो भी कैलकुलेशन थी कोई गड़बड़ हो गई है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। कह रहा है एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर देता है, तो जो भी रिजल्ट आना था उसमें कितने प्रतिशत की गड़बड़ हो गई है। अब मुझे संख्या तो पता ही नहीं है, मैंने क्या सोचा यार क्या संख्या मानी जाए। मेरे दिमाग में मैं एक्स मान लेता हूँ। आपसे मैंने कहा एक्स मान लो, आपको इस तरह एक्स मान के कर लो। पर मैंने कहा यार कि एक्स मानेंगे तो यार कैसे एक्स पे एक्स से तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, अपने आप ही एक संख्या मान ली। अब वो संख्या क्या मानी, वो एक ऐसी संख्या जो 3 और 5 से पूरी तरह 3 और 5 से पूरी तरह कट जाए। क्यों, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने 3 और 5 से कौन सी संख्या कट सकती है, वो है 15। तो मैंने क्या करा, एक संख्या मानी, मैंने मान लिया 5/3 से उसे 15 को गुणा करना था, पर उसने इस 15 की गुणा किससे कर दी, 3/5 से। अगर वो 15 से, एक सेकंड रुकना, उसे इस संख्या को 5/3 से गुणा करना था, तो मैं देखता हूं कि मेरा आंसर आना क्या चाहिए था, मेरा आंसर आना चाहिए था 5×5 = 25। पर गलती से मैंने इस संख्या को 3/5 से गुणा करा, तो मेरा आंसर आया 3×3 = 9। मैंने देखा कितना ही गड़बड़ हो गई, मेरे को पता लगा भाई 16 की गड़बड़ हो गई। जहाँ आंसर 25 आना चाहिए था वहाँ 9 आ रहा है, कितने की गड़बड़, 16 की। तो 25 पर 16 की गड़बड़, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 चौके 100, 16 चौक 64% की गड़बड़ हो रही है। और यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों का आंसर भी आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपका इस तरह कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक संख्या मान लेना, क्या, 100। अब पहली लाइन पढ़ना, पहली लाइन में हमेशा क्या कहेगा, या तो चीनी के मूल्य में कमी हो रही होगी या फिर क्या हो रही होगी, वृद्धि। तो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए। अगर 100 से 30% की कमी आ गई तो कितना आ गया, 70। इतनी सी बात आप समझ गए। जो ये वाली संख्या आएगी 70, जब भी मूल्य में कमी हो, किसमें, मूल्य में, प्राइस में, जब भी प्राइस की बात होगी तो जो भी संख्या आएगी हमारी, इसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन मतलब क्या है, जितना वो पहले खाया करता था, पहले जब तक मूल्य में कोई वृद्धि और कमी नहीं हुई थी तब तक जो वो खाया करता था उसे कह देते हैं हम वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है कि वो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, खर्च में 10% की कमी हो जाए। दो, हमेशा वो ये 2 लाइन देता है। पहली लाइन, या तो मूल्य में वृद्धि हो रही होगी या कमी, हमें बस इससे मतलब होना चाहिए कि या मूल्य में वृद्धि या कमी होने के बाद जो भी संख्या आती है ये होती है वास्तविक खपत। फिर अगली लाइन एक ऐसी दे रखी होगी जिसके अंदर या तो खर्च में वृद्धि होगी या कमी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की। तो यहाँ पे आ गया 90। और जो ये संख्या आएगी इसे हम मानेंगे हमेशा वर्तमान खपत। क्या मानेंगे, वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन। करंट कंजप्शन मतलब जो अब खा रहा है, मूल्य में वृद्धि या कमी होने के बाद जो अब जो खा रहा है उसे क्या कहेंगे हम, वर्तमान खपत, करंट कंजप्शन। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले वो 70 किलो खाया करता था, अब कितने किलो खा रहा है, 90 किलो। पहले से ज्यादा खा रहा है, कम खा रहा है, आप कहोगे पहले से ज्यादा खा रहा है। कितने किलो ज्यादा खा रहा है, पहले से 20 किलो ज्यादा खा रहा है।
तो यही पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की, तो खपत में कितने प्रतिशत की, 70 पर 20 की वृद्धि, कितना आ गया 2/7। या तो प्रतिशत में निकालने के लिए इसके साथ हम 100 की गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, या फिर हमने सीखा हुआ है कि 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। और अगर आपको 2/7 को प्रतिशत में निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इस 1/7 को 2/7 बना लोगे। और हम कैसे बनाते थे इसे 2/7, हम क्या करते थे, इसके साथ अगर 2 एकम 2 कर दूंगा तो ये 2/7 बन जाएगा। एक बार देखना, यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक ये वाली संख्या दिख रही है, ठीक है। और अगर हमें ये भी पता है कि इक्वल टू के इधर अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो इक्वल के इधर भी मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7 प्रतिशत। तो मैंने देखा कि मेरी खपत में 28 सही 4/7 प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, इस बात को आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यह क्वेश्चन समझ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। एक बार फिर से जल्दी से 1 सेकंड में रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, तो मैंने क्या कहा था कि मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, पर जो उसके बाद संख्या आएगी, जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। जो ये संख्या आएगी इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम वास्तविक खपत, जितना हुआ है व्यक्ति पहले खाया करता था। तो मैंने पूछा आपसे पहले कितना खाता था, 120 किलो। ओरिजिनल कंजप्शन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक। यहाँ तक दिख रहा है, एक बार दिखाना, यहाँ पे क्या कहते हैं, वास्तविक खपत। अब अगली लाइन में क्या करा, खर्च में या तो वृद्धि कर देगा अगला या फिर कमी करेगा। तो खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में 5% की वृद्धि। तो मैंने क्या बताया आपको कि खर्च में वृद्धि करे या कमी करे, पर जो भी संख्या आएगी, ये संख्या आएगी हमारी वर्तमान खपत। वर्तमान खपत मतलब जो वो आप खा रहा है, जो आज के टाइम खा रहा है, ये आ जाएगी हमारी करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। पहले 120 किलो खाया करता था, अब 105 किलो खा रहा है। पहले से ज्यादा खा रहा है, कम खा रहा है, आप कहोगे पहले से कम खा रहा है। कितना कम खा रहा है, पहले से 15 किलो कम खा रहा है। तो जहां अगला पहले 120 किलो खाया करता था, अब उसके ऊपर वह 15 किलो कम खाता है। अगर मैं इसको आपस में काटूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। तो मैंने देखा कि जहां वो पहले अगला अगर 8 किलो खाया करता था, तो आज वह 1 किलो कम खा रहा है। यही तो बना क्वेश्चन कि अगर वह पहले, उसकी अगर वास्तविक खपत 8 किलो रही होगी, तो आज उसकी खपत कितनी हो गई है, आज उसकी 1 कम हो गई है खपत। पर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि खपत में 1 किलो की कमी नहीं हो रही, खपत के अंदर 6 किलो की कमी हो रही है। जो एक खपत है इसमें 1 किलो की कमी नहीं हो रही, 6 किलो की। कितना गुना था, 6 गुना। तो इसी प्रकार उसकी वास्तविक खपत भी 8 ना होकर अपने आप से 6 गुना ज़्यादा कितनी होगी, 48 किलो। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस बार कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी, और क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। और मैं बताऊंगा बच्चों, या तो 63 आंसर आएगा या फिर 77। अब 63 वाले तो होशियार है ही, और 77 वाले और ज्यादा होशियार है। अभी पता लगेगा कि ज्यादा होशियार शायद 63 वाले भी हो सकते हैं। अब इनमें से कौन ज्यादा होशियार है वो अभी इस क्वेश्चन के बाद पता लग जाएगा। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। मुझे पता है कि अगर मूल्य में कमी होगी तो जो भी संख्या आएगी इसे मैं क्या कहूँगा, वास्तविक खपत। मूल्य के अंदर या तो वृद्धि होगी या कमी, पर दोनों के बाद जो भी संख्या आएगी वो आएगी हमारी वास्तविक खपत। तो ये आ गया हमारा वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, जितनी वह व्यक्ति पहले खाया करता था। पर मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, खर्च में वृद्धि हो रही है कमी, देखते हैं। खर्च में 10% की वृद्धि, ठीक है। अगले ने खर्च में 10% की क्या कर दिया है, वृद्धि। तो ये आ गया 110। और मैंने कहा था खर्च में वृद्धि हो या कमी, उसके बाद जो संख्या आती है इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान खपत। वर्तमान खपत का मतलब है जो आज के टाइम पर खा रहा है, करंट कंजप्शन। अब आपने कैसे करा होगा, आप सभी ने करा होगा कि 90 से कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 20 किलो। इसका एक तरीका और बताऊंगा आसान सा,
कि 90 से कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 20 किलो। तो पहले अगला 90 किलो खाया करता था, अब 20 किलो ज़्यादा खा रहा है। 0 से 0 काट दिया, तो मैंने देखा पहले 9 किलो खाया करता था, अब कितने किलो ज़्यादा खा रहा है, 2 किलो ज़्यादा। अगर आज के टाइम वो 2 किलो ज़्यादा खा रहा है तो खा कितना रहा होगा, आज खा रहा होगा 11 किलो। पर क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है कि वो 2 किलो ज़्यादा नहीं खा रहा आज, वो आज 14 किलो ज़्यादा खाता है। कितने किलो ज़्यादा खाता है, 14 किलो, जो कि इस 2 से कितने गुना ज़्यादा है, 7 गुना। तो आपने क्या करा होगा, जिनका 63 आंसर आया उन बच्चों ने क्या करा होगा, इस 9 के साथ 7 की गुणा करी होगी और ये आ गया 63 किलो। पर आप मुझे एक बात बताइए, जो ये संख्या थी ये क्या थी, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। तो ये संख्या जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, जितना वह व्यक्ति पहले खाया करता था। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान खपत ज्ञात करें, जो आज के टाइम पर खा रहा है। आज तो 2 किलो ज़्यादा 11 खा रहा है, पर इसके हिसाब से 11 ना खाकर 7 गुना ज़्यादा कितने किलो खा रहा होगा, 77 किलो। तो वर्तमान में आज के टाइम वह कितना किलो खा रहा है, 77 किलो। और जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान खपत ज्ञात करें, तो उसके हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, 77 किलो। और यह क्या है हमारा सही आंसर। ठीक है, अब इसे और आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर देखिए, ये वाली बात समझ आ गई कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, जिन जिन बच्चों 63 आंसर आए। अब हम देखते हैं कि हम इसे और आसान कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी वास्तविक खपत है, जितनी वो पहले खाया करता था, और ये क्या है हमारी वर्तमान खपत, मतलब जितनी वो अब खा रहा है। मैंने क्या करा, यहीं 0 से 0 काट दिया, तो मैंने देखा वास्तविक खपत और वर्तमान खपत का अनुपात आ गया 9:11, कि पहले ओरिजिनल कंजप्शन और करंट कंजप्शन का रेशियो 9:11। पहले 9 किलो खाता था, अब 11 किलो खा रहा है, कितना ज़्यादा, 2। पर क्वेश्चन कह रहा है 2 ज़्यादा नहीं खा रहा, कितना ज़्यादा खा रहा है, 14। कितना ज़्यादा, 7। तो इसी प्रकार वर्तमान ये वाली है ना, इसके साथ लिखा हुआ है तो ध्यान भी रहेगा। तो वर्तमान पूछे तो वर्तमान 11 ना होकर 7 गुना था, कितना हो जाएगी, 77 किलो। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी बताएं। कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिस वजह से एक गृहिणी 200 रुपये खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का जहाँ पे लिखा हुआ ना, तो चीनी का, उसके बाद एक लाइन लिख लेना, यहाँ पे छूट गया, चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें। वहां पर एक लाइन वास्तविक छूट गया, तो ठीक है, ध्यान से एक बार लिख लेना। तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखी होगी, सबसे पहली लाइन में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो ये हो गया 125। मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, जो संख्या आती है उसे क्या कहते थे हम, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ओरिजिनल कंजप्शन। फिर हम आगे, हमने पूरा क्वेश्चन चेक करा, खर्च में तो ना तो वृद्धि हो रही है ना कमी। तो मैंने क्या कहा था, अगर खर्च में वृद्धि और कमी वाली अगर प्रतिशत नहीं दे रखा, तो यही 100 हमारा क्या बन जाता है, वर्तमान खपत। यह 100 क्या बन जाएगा हमारा, वर्तमान खपत। या तो इसे यहीं काट लो या फिर आगे काट लेंगे। तो मैंने देखा कि अगर पहले वो 125 किलो खाया करता था, तो अब कितना खा रहा है, 100 किलो। अगर मैं इन दोनों को आपस में काट दूं, तो 25 से 5 पर और 25 से 4 पे। तो मैंने देखा कि पहले वो 5 किलो खाता था, अब कितने किलो खा रहा है, 4 किलो। पहले से कितना कम, 1 कम। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उतना ही पैसा खर्च करके 1 कम नहीं खा रहा, पहले से कितने किलो कम खा रहा है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 10 किलो कम चीनी खरीदता है, तो 1 कम नहीं खाती वो गृहिणी, 10 किलो कम खाती है। कितना गुना था, 10 गुना। तो इसी प्रकार जो पहले खाती थी वो भी 5 ना होकर अपने आप से 10 गुना था, 50 किलो। तो मैंने देखा कि पहले वो 50 किलो चीनी खाती थी, और आज कितनी खपत है उसकी, आज उसकी 4 ना होकर 10 गुना था, कितने किलो, 40 किलो की खपत है। यहाँ तक तो चलो बात हो गई ख़त्म। अब उसने जो पूछा, अगर उसने ये पूछी होती खपत बताओ, तब तो बात खत्म थी। पर उसने हमसे पूछ क्या लिया, उसने हमसे पूछा है कि तो चीनी का वास्तविक, मैंने बोला था वहाँ पे का के बाद नहीं लिखा होता, का के बाद उसने वहाँ पे क्या है, वास्तविक आएगा। तो चीनी का वास्तविक और वर्तमान मूल्य। अब मुझे पता है कि पहले भी वो 200 रुपये खर्च कर रही थी और आज भी 200 रुपये। पहले वो 200 रुपये खर्च करके
50 किलो चीनी 200 रुपये खर्च करके खाती थी। अगर 50 किलो 200 रुपये खर्च करके चीनी खा रही थी और मुझे पता है चीनी का जो मूल्य होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है, प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब कि 1 किलो कितने रुपए में खाई जा रही थी, तो मैंने 0 से 0 खाया था, 5 चौक 20, तो मैंने देखा 4 रुपये में 1 किलो चीनी, यही तो प्राइस होता है 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो पहले उसका मूल्य था 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब कितना हो गया, अब वो 40 किलो खा रही है और खर्चा अभी भी कितने रुपए का है, 200 रुपये का। क्यों 200 रुपये अभी भी लग रहे हैं, चीनी तो कम खा रही है, क्योंकि अब मूल्य बढ़ गया है। और मैंने देखा प्राइस कितना हो गया, अब 1 किलो चीनी 5 रुपये के हिसाब से आ रही है, अब हो गया 5 रुपये प्रति किलोग्राम। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 7.5% की वृद्धि हो तो उसके मूल्य में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब एक बात बताइए, मूल्य में 7.5%, प्रतिशत में तो 7.5% की वृद्धि हो रही है, पर उसी चीज को अगर रुपए में लिख दिया जाए तो रुपए में 15 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ 7.5% 15 रुपये के बराबर है। अगर 7 दूनी 14 रहे, 15/2% कितने रुपए के बराबर है, 15 रुपये के। और मुझे पता है किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%। तो उसने हमसे पूछा क्या है, वस्तु का मूल्य बताए, तो 100% की अगर मुझे वैल्यू पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, 15 से 15 काट दिया, ये 2 वहाँ चले गया। 1% की वैल्यू कितने आ गई, 2, और 1% की वैल्यू जो भी होती है उसके आगे 2 जीरो और लगा दो, वही हमारा 100% हो जाता है। क्योंकि 100% इसे कैसे बनाएंगे, इसके साथ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ भी 2 जीरो। तो उस वस्तु का मूल्य कितने रुपये रहा होगा, 200 रुपये। और यह हमारा क्या आ गया, आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर आ चुका है। गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। ओके राहुल ब्रो, देखिए इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या कहेगा, किसी सब्जेक्ट में पास हो रहा है और फिर ऐसे मैथ में पास हो गया, फिर क्या देगा, मैथ में पास हो गया, इंग्लिश में पास हो रहा है, कुछ प्रतिशत मैथ में, कुछ प्रतिशत इंग्लिश में। फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास हो रहे हैं, जो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में पास हो रहे हैं, उनकी प्रतिशत दे देगा। पर सबसे मेन चीज क्या है, हम इन क्वेश्चनों में हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पास परसेंट है, यहाँ पास पे है, तो यहाँ पे भी पास परसेंट होगी। कभी कभी वो क्या देगा कि मैथ में इतने प्रतिशत पास हैं, इंग्लिश में इतने प्रतिशत, पर दोनों में मिलाकर फेल प्रतिशत दे देगा। क्या दे देगा, फेल की प्रतिशत। जैसे दे फेल दोनों में मिलाकर 20% हैं, तो हम इसे भी किसको बना लेंगे, पास में। कैसे, टोटल 100% होता है, उसमें से 20% फेल, तो पास प्रतिशत कितने आ जाएगी, 80%। तो इसको भी क्या बना लेंगे, पास प्रतिशत। या फिर इनको दोनों को फेल प्रतिशत, मतलब ये तीनों ही सेम होने चाहिए। उसके बाद बस आपको करना क्या है, जब ये तीनों सेम है तो कुछ नहीं करना, हर बार इन दोनों का टोटल जो भी होगा उसमें से इसका जो दोनों मिलकर क्या आएगा ना कि भाई दोनों विषयों में है कुछ प्रतिशत हिस्सा पास, तो इन दोनों का टोटल में से इसे माइनस कर दो, वही हमारा हर बार आंसर आता रहेगा। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कुछ बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और कुछ ने आंसर नहीं दिया। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के कि एक इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश। कह रहा है कि 52% इंग्लिश में फेल हो गए, तो यहाँ फेल चल रहा है तो फेल लिखते रहो। इंग्लिश में फेल 52%। अब आगे देखिए फेल है या पास है, फिर आगे देख रखा 42% गणित में फेल हो गए हैं, तो हमने लिख लिया 42% मैथ में फेल। और इंग्लिश और मैथ दोनों में जो फेल हो रहे हैं उनका टोटल कितना दे रखा है, इंग्लिश प्लस मैथ वालों का, उनका पूरा टोटल दे रखा है फेल वालों का 17%। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर फेल फिर फेल या फिर यहाँ पे फेल लिखो, ठीक है, ये भी फेल प्रतिशत है, ये भी फेल प्रतिशत और ये भी फेल, तो बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 94 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का टोटल, मतलब ये वाला 17 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 77। अगर ये फेल 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 चल रहा है तो ये टोटल 77% बच्चा क्या है जो फेल हो रहा होगा। तो हमारा पूछा गया दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है वो कितना आ जाएंगे 77%। यह हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसी के अंदर अगर वो इसी सेम क्वेश्चन को देता पर आपसे पूछ क्या लेता, अगला क्वेश्चन लगाइए,
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है हमारा 20वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 70% गणित में उत्तीर्ण रहे। लिख लिया भाई, उत्तीर्ण मतलब पास होना है, ठीक है। इसकी इंग्लिश नहीं लिखी है गलती से, जल्दी जल्दी में पास के लिए पास लिख लेते हैं। पहले कह रहा है 60% अंग्रेजी में, तो इंग्लिश लिख लिया, इंग्लिश में पास हो गए 60%। मैथ में पास कितने हो गए, मैथ में हमारे पास हो गए 70%, तो पास मैथ में 70%। और दोनों में मिलाकर इंग्लिश और मैथ में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, इंग्लिश और मैथ में दोनों में मिलाकर टोटल प्रतिशत पास हो रहे हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसमें पास का दे नहीं रखा दोनों का कह रहा है दोनों में मिलाकर 20% फेल। अब मैंने क्या कहा था, अगर इसका पास लिया इसका पास, तो यहाँ पे भी दोनों में ऐसे क्या कौन से विद्यार्थी जो दोनों में पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी पास प्रतिशत आएगा। पर कह रहा है 20% फेल हैं, तो 100 में से 20% फेल हैं, तो पास प्रतिशत कितना हो जाएंगे 80। तो यहाँ पे भी हम पास प्रतिशत ही रखेंगे। इस वाली बात को हमेशा ध्यान रखना, तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। जब हमने इनको काटा पीटी करी तो इन दोनों के जोड़ में से जब 80 घटाया तो यहाँ पे कितना बच गया 50%। तो ये आया मेरे पास जो ओवरऑल बच्चे इतने प्रतिशत पास हुए हैं, ठीक है। पर आगे उसने क्या दे रखा, 400 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। वैसे तो प्रतिशत में दोनों विषयों में 50% पास हुए हैं, पर उसने कहा 400 विद्यार्थी, 400 विद्यार्थी तो 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40, 1% की वैल्यू 8 आ गई। और हमें पता है 100% के लिए अगर 1% की जो भी संख्या आई है उसके आगे 2 0 लगा दो, वह हमारा क्या आ जाता है 100%। और यह हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कि यदि भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहीं पर ऐसे लिख दूं कि मैंने आपको 100 रुपये दिए और आप, या फिर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये ही खरीदी और मैं उसे 20% लाभ पर बेचूंगा, तो कितने रुपये में बेचूंगा, तो आप क्या कहोगे 100 रुपये की चीज़ 20% लाभ, तो 120/100। तो आप कहोगे कि आप उसे कितने बेचोगे 120 में। अगर मैं कहूं कि मेरी कोई संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तो 20% की वृद्धि मतलब 120/100, ऐसे तो करोगे। हम क्या करते हैं 100 के अंदर उस प्रतिशत को जोड़ देते हैं और बटे में 100। इसी तरह से जब ये क्वेश्चन आते हैं, पहले फिर डायरेक्ट बताऊंगा, पहले समझाऊंगा ऐसा ही क्यों लिखते हैं। आपको रटा दिया जाता है कि ऐसा लिख दो, पर ऐसा क्यों लिखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में ऊपर वाले को हर कहते हैं, सॉरी ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूमरेटर में ऊपर वाले में कितनी वृद्धि हो रही है 200% की। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को x ले लूं तो इस वाली संख्या में 200, मुझे नहीं पता ना क्या संख्या है, तो मैंने x ले ली, इसमें 200% की वृद्धि, मतलब अगर 200 की जगह लिखा होता क्वेश्चन के अंदर कि ऊपर वाली संख्या में 20% की वृद्धि, तो आप क्या करते हैं 120/100, या फिर लिखा होता ऊपर वाली संख्या में 40% वृद्धि, तो 140/100, या फिर लिखा होता ऊपर वाली संख्या में 90% की वृद्धि, तो 190/100। अगर लिखा होता कि ऊपर वाली संख्या में 200 की वृद्धि, तो 300/100। तो इसीलिए हमने क्या करा, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हुए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि न्यूमरेटर के अंदर 200% की वृद्धि, तो मैंने ऊपर वाली संख्या x मानी, इसमें 200% की वृद्धि, तो 300/100। और नीचे वाली संख्या y मानी, इसके अंदर 350% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 450/100। जब इसके अंदर इतने प्रतिशत की वृद्धि कर देते हैं तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 5/12। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है तो हमें पता है यहाँ से आया ये कट गया, तो इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या x, नीचे वाली संख्या y, जितना प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो रही है वो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में 200% की वृद्धि मतलब 300, और नीचे क्या आ जाएगा y में 350% की वृद्धि, तो नीचे आ जाएगा 450, ठीक है, बराबर 5/12। जो कटता है काट दो, 0 से 0, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 3 चौक 12,
ये 2 यहाँ नीचे चले आएगा तो x अपॉन में y। तो वो पूछ रहा पहले क्या फ्रैक्शन, पहले जो भिन्नति हो बताओ। तो नीचे चलेगा 2 चौक 8 तो 5/8। यह हमारी पहले वाली भिन्नति, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 8/5 आंसर नहीं है बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ 5/8। तो ध्यान से देखिए, किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी बताएं। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 जने खड़े हो गए अगले भाई चुनाव के अंदर। अब चुनाव में खड़े हो गए तो वोट पड़ने लग गई। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो वोट थी वो कितनी थी 100, कि 100 वोटें पड़नी थी टोटल। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेता हूं कि जो टोटल वोट पड़नी थी वो 100 वोटें पड़नी थी। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, जब वोट पड़ने लगी तो उसमें से 20% वोट तो खराब निकल गई, मतलब ऐसी नकली पकली से निकल गई 20%। तो हमने 20% वोट 100 में से हटा दी। अब अगर मैं पूछूं आपसे कितनी वोट बची 80, तो जो एक्चुअल में जो वैध वोट हैं ये तो टोटल वोट हैं टोटल, और मैं पूछूं कि वैध कितनी है, तो वैध है हमारी कितनी 80 वोट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वैध वोट है ना 80, इसके अंदर से जीतने वाले ने 70% प्राप्त करे। जीतने वाले ने 80 का 70% हिस्सा प्राप्त करा। तो मैं आपसे पूछूं कि हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, 80 का 70% इसके हिस्से में आ गया, तो बचा कितना 80 का 30%। तो हारने वाले के हिस्से में 30% वोट चले गई होंगी। अब मैंने देखा यार कि ये वाला जो जीतने वाला है इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा ले रहा है, जीतने वाला इससे 40% ज़्यादा वोट ले रहा है। और 40% किसका, इस 80 का ही। तो भाई 80 वोट ही तो पड़ी है एक तरह से देखा जाए तो, 20% तो खराब है। तो मैं कह सकता हूँ जीतने वाला जो है वो इस 80 का जो 40% हिस्सा कितना आएगा, 80 का 40%, 8 चौक 32। तो जीतने वाला 32 वोटों से जीत चुका है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने वाला 32 वोटों से नहीं जीता, कितने वोटों से जीता है 9600। कितने वोटों से जीता है 9600, जो कि इस 32 से कितने गुना ज़्यादा है, इस 32 से 300 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कुल मत, जो कुल वोटें थी वो ज्ञात करें जो पड़ी थी, तो कुल वोट 100 ना होकर अपने आप से 300 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी 30,000। पर क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है कि जो वैध वोट थी, तो वैध कितनी थी 80 थी, पर 80 ना होकर जब ये संख्या 32 ना होकर उससे 300 गुना ज़्यादा है 9600 है, तो ये भी 80 ना होकर वैध वोटें 300 गुना ज़्यादा कितनी होंगी 2400। और ये हमारा क्या आ जाएगा, रुक जाइए 8 × 24, ठीक है ना, बिल्कुल 30,000, ठीक है 24,000, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24,000। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 विद्वान ने भाग लिया, ठीक है, 20% लोगों ने मत नहीं दिए। अब 2 यहाँ उम्मीदवार लिखना था, वैसे यहाँ विद्वान लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो वो विद्वान ही रहे होंगे। जो भाई अगले खेल खेल गए, जो जीत गया वो विद्वान ही आज के टाइम पर जो नेता बनना है, ठीक है, जो दुनिया का बेवकूफ़ बना दे वो क्या है विद्वान। तो वो क्या कह रहा है 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। मैंने मान लिया कि भाई टोटल 100 वोट पड़नी थी, ये 100% नहीं है, टोटल 100 वोट पड़नी थी किसी गांव में, पर 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया। अब अगले भाई 20% ने मत नहीं दिया, तो वोट कितनी पड़ी होंगी 80 वोटें पड़ी। क्यों 20% 100 का कितना हो जाता है 20। अब 80 वोट पड़ी। उसके बाद ये जो 12 और आगे 1/2 है, ये थोड़ा अलग हो गया, ये क्या है 12.5%, 12 सही 1/2%, ठीक है 1/2 इधर पहुंच गया है। तो कह रहा है कि जो वोट पड़ी है ना 80, 20% तो घर बैठ के भाई नहीं आए अगले, क्यों यार उन्हें लगाया, हर बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो 80 आए इसमें से कुछ ऐसे भी तो ना फ्रॉड कर देते हैं, तो 80 में से 12.5% अवैध निकल गई। तो 80 का 12.5% कितना होता है 1/8, तो कितनी अवैध निकल गई 10। अगर इसका 12.5% हिस्सा मतलब 10 अवैध निकली, तो टोटल कहीं ना कहीं वैध 70 वोटें हैं। तो गांव के अंदर जो 70 वोटें वैध गिरी गई हैं, इसके ऊपर अब काउंटिंग होगी भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और ये क्या हमारी टोटल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 70 में से जीतने वाले को कितने मिले हैं 60%। अगर 60% ये ले गया 70 में से, तो इसी 70 का 40% हिस्सा हारने वाले ने लिया होगा। तो मैंने देखा कि जीतने वाला इससे 20% ज़्यादा ले रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो वोट पड़ी हैं उसका 20% हिस्सा तो ज़्यादा मिला है। आपसे मैं पूछूं कि ये 70 वोट पड़ी हैं, इसे क्या मिला, तो आप कहोगे इससे इन वोटों का 20% हिस्सा ज़्यादा मिला है। तो मैंने देखा इसका 20% कितना होता है, तो आपने देखा 20% इसका होता है 14। तो कहीं ना कहीं इस वाले व्यक्ति को अगर 70 वोट पड़ी होती तब कंडीशन है, अगर 70 वोट पड़ी होती तो इस व्यक्ति को 14 वोट ज़्यादा मिलती। पर क्वेश्चन कह रहा है 14 वोट ज़्यादा नहीं मिल रही। कितनी वोट ज़्यादा मिल रही है? 5600। कितनी वोट ज़्यादा मिली है? 5600। इससे कितने गुना आया था? 400 गुना। तो इसी प्रकार टोटल वोट भी 100 ना होकर, जो मैंने तो 100 मानी है ना, 100 ना होकर 400 गुना ज़्यादा कितनी रही होंगी? 40,000। और अगर मैं आगे आता हूँ, उसने सिर्फ यही पूछा कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या यह आ जाएगी हमारी कितनी? 40,000। अगर वो वैध पूछता तो फिर इसके साथ गुणा कर देते हम, किसकी? 400 की। इस वाली बात में किसी बच्चे को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है, मैंने लिख लिया भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। अगर मैं कह दूं कि 100 वोट टोटल हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना एक चीज़ देखो, ज़्यादा बेहतरीन क्या करना है आपको, आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग रहे होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ। कुछ लोग रहे होंगे, उन्होंने वोट डालनी है, कुछ हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, उसमें से 20% ने क्या करा है? मतदान नहीं करा। अब जो भी लोग बचे उसमें से 600 अवैध घोषित कर दिए। अब उसके बाद ये सारे हट गए। अब जो बचे वो बच गए 100। हमने किस किस को हटा दिया? जो वोट देने नहीं आए उनको भी हटा दिया। उसके बाद जो 600 खराब थे वो भी हटा दिए। मैंने डायरेक्ट मान लिया 100 ऐसी वोट हैं जो वैध हैं। मैंने डायरेक्ट 100 को क्या मान लिया? वैध मत। सिर्फ किस क्वेश्चन के अंदर? जिस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह देता है 600 मत अवैध घोषित करे, जिसमें अवैध वाली फीलिंग आई थी। अगर 100 वोट टोटल है जो वैध हैं, आगे क्या कर रहा है? इन 100 जो वैध हैं, जीतने वाले को इसमें से 75% मिला है। अगर जीतने वाले को 100 का 75% मिला है वैध का, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%। तो मैं कह सकता हूं ये कितने से जीता है? 50%। किसका? इन वैध मतों का जो 50% हिस्सा है वह इसे ज़्यादा मिला है। तो भाई 100 का 50% निकाला मैंने, 100 का 50% कितना आ गया? 50 आ गया। तो मैंने देखा इसको अगर 100 वोट वैध पड़ी होती तो इस वाले व्यक्ति को इससे 50 वोट एक्स्ट्रा मिल जाती। पर क्वेश्चन कह रहा है 50 वोट एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। कितनी वोट एक्स्ट्रा मिली है? 1500 वोट एक्स्ट्रा मिल रही है। 0 से 0, या फिर यहाँ पे सॉरी कितने गुना आया था ये? इसे डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 50, और ये कितना है? 1500। इससे कितने गुना आया था ये? 5 से 15, 30 गुना। तो अगर क्वेश्चन ने यह पूछा होता कि टोटल वैध वोट, तो वैध 100 मानिए तो 100 ना होकर 30 गुना ज़्यादा टोटल वैध वोट कितनी होती? 3000। ये जो 3000 है ये कब आया था? जब 600 अवैध हटा दी थी। तो अगर 600 अवैध को दोबारा जोड़ दूं तो ये आ गया 3600। और ये 3600 कब आया था? जब 20% ने मत नहीं दिया था। तो इसका मतलब जो टोटल वोट है उसमें से 20%, मतलब जो टोटल 20% कितना होता है? 1/5। अगर टोटल वोट 5 पड़नी थी, उसमें से 20% ने वोट नहीं दी, मतलब 1 ने वोट नहीं दी, तो वोट कितनों ने दिए? 4 ने। एक बार देखना यहाँ तक दिख रहा है? अगर एक बार क्वेश्चन ही हटा दो तो वोट कितनों ने दिए? 4 ने। पर क्वेश्चन कह रहा है कि वोट 4 ने नहीं दी, कितनों ने दिया? 3600। कितने गुना था? 900। तो इसी प्रकार टोटल जो वोट पड़ी हैं वो 5 ना होकर 900 गुना आधा कितनी पड़ी होंगी? 4500। और यह है हमारा क्या आ जाएगा आंसर। पहला तो तरीका एक ही है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि ए की आय का 10%, मतलब ए का जो 10% हिस्सा आय का वो बी का 15% है, और सी का कितना है? सी का 20% है, ठीक है। अब एक बार बताइए, ये सारे आपस में बराबर, क्वेश्चन थोड़ा सा उधर हटा दो, ठीक है। अगर ये सारे बराबर है तो प्रतिशत हटा दिया, ठीक है। जो कटता है काट लो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो मेरे पास आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक बात बताई थी, अगर इनको मैं a रेशो b रेशो c निकालना चाहूँ
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता अगर ये बराबर का साइन है तो ए बी सी की ऐसी वैल्यू मानूंगा कि इसमें गुणा करके ये भी उतना ही आ जाए, इसमें गुणा करके ये भी, और इसमें गुणा करके ये भी उतना ही आ जाए। तो मैंने ले लिया 12, इसको ही 12, क्यों, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा। तो अगर मैं इसे 12 बनाऊंगा तो 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12, यहाँ से ए की वैल्यू 6, बी की 4, सी की कितनी आ गई 3। अगर टोटल 13 रुपये रहे होते तो इन तीनों के हिस्से में किस तरह बढ़ते, ए को 6 रुपये मिल जाते, बी को 4 और सी को 3 रुपये मिल जाते। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 13 रुपये नहीं है, कितने रुपये हैं, 7800 रुपीज़ हैं। इससे कितना गुना आया था, 600 गुना आया था। तो पूछा गया क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन पूछा बी का आमदनी, तो भाई बी के हिस्से में 4 पे ना आकर उससे 600 गुना आया था, 2400 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से।